Jai Hind students, our today's learning objective is DNA replication. As you know, the synthesis of DNA is known as replication. जो DNA से DNA बनने की प्रोसेस है, इसे आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन. ये रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? ये रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा? किस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल में होगा? तो एस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल में होगा. कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? एस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल में होगा. अब डीएनए यूकैरियोट्स में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में. तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा यूकैरियोट्स में. लेकिन हमसे कई बार पूछा जाता है साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? तो प्रोकैरियोट्स में क्या न्यूक्लियस होता है? जी नहीं. आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. जी हाँ, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में. इज इट क्लियर? अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होता है. सर ये सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या है? हमारे समझ में नहीं आता. तो आज की वीडियो में हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पर भी बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स सेमी कंजर्वेटिव मोड किसका है? डीएनए का. तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट वाज द रेप्लिकेशन. व्हाट वाज द रेप्लिकेशन? इफ वी टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन क्या है? द प्रोसेस किस चीज़ की प्रोसेस स्टूडेंट? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस की जगह आप फॉर्मेशन भी बोल सकते हो. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम कहाँ से स्टूडेंट? फ्रॉम पैरेंटल स्ट्रैंड. is known as इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? known as replication. Is it clear? तो स्टूडेंट्स बोर्ड में आपके ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है रेप्लिकेशन और उनके एंजाइम्स. क्लियर? लेकिन आज की क्लास में हम रेप्लिकेशन और उसके एंजाइम्स को पढ़ने से पहले हमें क्या सीखना होगा? हमें समझना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो ये कैसे पता चला लोगों को, दुनिया को, कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? और अगर ये सेमी कंजर्वेटिव है तो इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था? जी हाँ, तो यहाँ पर आपने बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको कि रेप्लिकेशन क्या है. रेप्लिकेशन किसका स्टूडेंट? डीएनए का. रेप्लिकेशन मीन्स किसी चीज़ की कॉपी होनी ना, कार्बन कॉपी बन जाना. तो ये कार्बन कॉपी किसकी बन रही है यहाँ पर? डीएनए की. जैसे अपन फोटो कॉपी करते हैं, एक नई कॉपी निकल जाती है. सेम उसी तरीके से आप समझ लें कि जो हमारा डीएनए है हूबहू हमारा सेम डीएनए की एक अदर कॉपी बन जाए. उस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. स्टूडेंट हमारे बोर्ड में और हमारे नीट में ये कई बार पूछा गया है कि रेप्लिकेशन किस फेज़ में होता है? तो रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? इट अकर्स इन कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? इट अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. जी हाँ, कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? एस फेज ऑफ सेल साइकिल. जी हाँ, कहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट्स? ये एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में. तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पर होगी? एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होगी. ठीक. ये सर एस फेज कहाँ है? आपने स्टूडेंट्स क्लास 11th में पढ़ा था सेल साइकिल, जहाँ पर इंटरफेज और एम फेज थी. इंटरफेज जहाँ पर प्रिपरेशन हो रही थी डिवीज़न की, G1 S एंड G2 पढ़ा है आपने. तो वो जो एस फेज है, एस फेज में ही सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है. याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? अब स्टूडेंट बात आई लोकेशन की. किसकी बात आई स्टूडेंट्स? लोकेशन की. लोकेशन कहने का मतलब सर अगर हम आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होता है या यूकैरियोट्स में होता है या दोनों में होता है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जी हाँ, आपने ठीक सुना. डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस
सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, वो चाहे प्रोकैरियोट्स हों या फिर यूकैरियोट्स हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए के रेप्लिकेशन होने की लोकेशन क्या है। जी हाँ, इन प्रोकैरियोट्स आपको पता है न्यूक्लियस तो होता नहीं है उनमें, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड दे आल्सो डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? तो डीएनए रेप्लिकेशन की हम क्या समझ रहे हैं? लोकेशन। इन प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन अकर्स इन स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा? रेप्लिकेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, कहाँ पर हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म में। कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों के? जी। क्यों यहाँ पर साइटोप्लाज्म में हो रहा है? बिकॉज प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया। आपसे नीट में पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, तो आप बता पाएंगे कि बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स अर्थात बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। चाहे ऑन द अदर हैंड इन यूकैरियोट्स, कहाँ पर स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स में। इन यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा? इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन वेयर? इन न्यूक्लियस। इन यूकैरियोट्स में, इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन अकर इन स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस में। अकर इन न्यूक्लियस। स्टूडेंट, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आपने सीखा प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की लोकेशन क्या है, यानी कि बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। बट यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन का फिनोमेनन है वो कहाँ पर हो रहा है? न्यूक्लियस में। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है क्लास 11th में सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। जी हाँ, व्हाट आर द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। आपने पढ़ा है क्लास 11th में सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच कंटेन डीएनए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। क्लियर? ये जो खास बात है डीएनए खुद का होना और राइबोसोम होना, ये इन जनरल और किसी भी सेल ऑर्गेनेल में नहीं है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, पैरोक्सिसोम्स हैं, ग्लाइकोसोम्स हैं, इन सारे सेल ऑर्गेनेल में नहीं है। तो आपने कंसेप्ट क्या क्लियर किया? क्या सीखा? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स दो होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? दूसरी बात, सर यहाँ पर आप सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्यों डिस्कस कर रहे हो? स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ रेप्लिकेशन के लोकेशन की। किसकी स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन के लोकेशन की। तो ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोट्स में, कहाँ पर स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स में आपको पता है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ आर द यूकैरियोट्स, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट और ह्यूमन बींग्स यानी कि एनिमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे इन द यूकैरियोट्स जो साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में है एंड आल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रही है बात? तो साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। और साथ साथ में यहाँ पर और क्या लिखोगे आप? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, विजिबल है आप लोगों को? जी। तो आपने क्या सीखा? प्रोकैरियोट्स में
डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रहा होगा? न्यूक्लियस में। लेकिन क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको हो सकता है ये चारों ऑप्शंस दे दिए जाएं, साइटोप्लाज्म दे दिया जाए, न्यूक्लियस दे दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया जाए और क्लोरोप्लास्ट दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स। क्या पूछा गया है? साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑप्शन में टिक कर देते हैं न्यूक्लियस, बट आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म। हो सकता है वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आपसे बोलें बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो आप बता पाएंगे साइटोप्लाज्म। अब अगर यूकैरियोट्स में पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द यूकैरियोट्स, आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट and the last one is all of these. Then the correct answer is all of these. माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। आई थिंक आपके कंसेप्ट रॉक सॉलिड हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक बेसिक आइडिया था डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, आपको समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है स्टूडेंट्स। सिंथेसिस ऑफ डीएनए कहाँ से स्टूडेंट्स? फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए। और ये फिनोमेनन कहाँ पर होगा? प्रोकैरियोट्स में अलग लोकेशन पर होगा यानी कि साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स में ये फिनोमेनन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होगा। सेल साइकिल की किस फेज़ में हो रहा है? एस फेज़ में हो रहा है। स्टूडेंट ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये कैसे होता है? कैसे होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे देयर इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जी कैसा मोड है स्टूडेंट्स? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सर ये क्या है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? स्टूडेंट ध्यान से सुने, ये कब की बात है? 1958 की। कब की बात है स्टूडेंट्स? 1958 की। 1958 में एक साइंटिस्ट आए, मेसेल्सन एंड स्टेहल। नाम सुना है आपने? जी हाँ, मेसेल्सन एंड स्टेहल आए। कौन आए स्टूडेंट्स? मेसेल्सन एंड स्टेहल। इन्होंने बताया, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सर फिर भी ये भी अच्छे से बात समझ में नहीं आ रही है, ध्यान से पेशेंस के साथ समझें। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होने के लिए 3 सुटेबल मॉडल दिए गए थे। कौन कौन से? कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। स्टूडेंट जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल थे दे आर रिजेक्टेड। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या अप्रोच था, बट जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए रेप्लिकेशन जिस तरीके से होता है उसकी सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी हमें किसने बताई? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। स्टूडेंट्स किसने बताई? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। ये साइंटिस्ट का नाम है। मेसेल्सन एंड स्टेहल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है। किस तरीके से होती है स्टूडेंट्स? सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सर ये सेमी कंजर्वेटिव मीन्स व्हाट? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? तो ध्यान से समझिए, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स व्हाट? सपोज ये हमारा एक पेरेंटल डीएनए है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? पेरेंटल डीएनए है। समझ पा रहे हैं आप? इट इज़ व्हाट? पेरेंटल डीएनए। अब इसका क्या होना है स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन होना है, यानी कि इसकी कॉपी बननी है। रेप्लिकेशन होना है यानी कि इसकी कॉपी बननी है। हम डिटेल एनालिसिस इसकी करेंगे कि हेलिकेजेस एंजाइम आएंगे जो डीएनए स्ट्रैंड्स की हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और डीएनए सेपरेट होंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एक स्ट्रैंड। जी हाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर? दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं।
तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे लाइक दैट। सपोज ये कौन सा है हमारा स्टूडेंट्स 5 प्राइम टू, क्लियर, 5 प्राइम टू इस तरीके से कर लें आप 5 प्राइम, और फिर दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके से सेपरेट हो गया है हमारा, ये स्टूडेंट्स क्या है 3 प्राइम, क्लियर। अब यहाँ पर अगर एडेनिन बेस पेयर है तो इसके फ्रंट पे क्या आ जाएगा थाइमिन बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन। सिमिलरली इसी तरीके से एडजेसेंट बेस पेयर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ऐड कर दिए जाएंगे। किसकी हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। इसे हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन समझना है। इसमें क्या बताया गया कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाएंगे। फिर इसके बाद में न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए की, नए डीएनए को मैं किससे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? डॉटेड लाइन से। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 प्राइम और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्राइम। ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, क्लियर। ये 3 प्राइम है देन ये 5 प्राइम। आपको पोलैरिटी पता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। 5 प्राइम पे फॉस्फेट प्रेजेंट होगी, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे सिमिलरली इस तरीके से न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए विल बी प्रिपेयर्ड, क्लियर। यहाँ से आपको क्या सीखने की ज़रूरत है? यहाँ से आपको सीखने की ज़रूरत है कि ये जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड था इससे न्यूली फॉर्म्ड न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों स्ट्रैंड्स में ये जो आपको इस तरीके से मतलब सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है ये स्ट्रैंड, और यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड, ये दोनों ही कैसे स्ट्रैंड्स हैं स्टूडेंट्स? पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? पेरेंटल स्ट्रैंड हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये जो डॉट लाइन से ये डॉटेड स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द न्यूली फॉर्म्ड न्यू स्ट्रैंड्स, क्लियर। दे आर न्यू स्ट्रैंड्स, और कभी कभी इन्हीं को डॉटर स्ट्रैंड्स भी बोल लेते हैं, क्लियर। ये क्या है स्टूडेंट्स? न्यू स्ट्रैंड्स हैं, न्यू स्ट्रैंड है, क्लियर। अगर ये स्टूडेंट्स पेरेंटल डीएनए है तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों ही डॉटर डीएनए। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों ही डॉटर डीएनए। इन्हें अपन बोल सकते हैं डॉटर डीएनए। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई, उन चीज़ों को एक बार जल्दी से कंपाइल कर लीजिए, क्लियर, ताकि कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड हो जाए। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, किस तरीके का मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है? तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने बताया, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि विकास सर ने बताया, क्लियर। मैंने आपको सिखाया, बट डिस्कवर किसने किया इसे स्टूडेंट्स थ्योरेटिकली वाटसन एंड क्रिक ने दिया। जी हाँ, फिर से नोट करें, थ्योरेटिकली यानी कि हाइपोथेसिस के फॉर्म में इसे किसने दिया स्टूडेंट्स? वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने। वाटसन एंड क्रिक। आप याद रखेंगे ये बात कि वाटसन एंड क्रिक ने थ्योरेटिकली दिया था, यानी कि सिर्फ एक हाइपोथेसिस बताई थी, इनके पास एक्सपेरिमेंटल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का क्रेडिट किसे जाता है? एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया इनसे? जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे मेसल्सन एंड स्टेहल। क्या सीखा आपने? डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दुनिया को किसने बताया? थ्योरेटिकली इसे किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने। एक्सपेरिमेंटली इसी बात को किसने कहा? जी हाँ, प्रूफ किसने किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू? मेसल्सन एंड स्टेहल ने। मेसल्सन एंड स्टेहल का एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड में और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसके बाद में मेसल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये बात किसने बताई? मेसल्सन एंड स्टेहल ने बताई। ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, इसका मतलब क्या है? बोथ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड विल सेपरेटेड, बोथ पेरेंटल, ये जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? ये सेपरेट हो गए, क्लियर। फिर इसके बाद में न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए विल फॉर्म्ड अक्रॉस देयर कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग रूल। जो नए डीएनए नए नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो यहाँ पर ऐड होते गए
अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयर और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द चारगफ रूल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिला कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस बात को थ्योरेटिकली किसने दी? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1958 में। इसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसने? हमारे हर्शे एंड चेज ने। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मॉडल्स कितने दिए गए थे। क्लियर? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स 3 मॉडल्स दिए गए थे। जी हाँ, कितने मॉडल्स दिए गए थे स्टूडेंट्स? 3 मॉडल्स दिए गए थे। ये 3 मॉडल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि सेमी कंजर्वेटिव क्यों इम्पॉर्टेंट था। क्लियर? इसे समझने के लिए भी इसे जानना जरूरी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल थे। 3 में से कोई एक ही काम कर रहा है। जो काम कर रहा है मॉडल, उसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर? तो वो 3 मॉडल्स कौन कौन से थे उन्हें आप समझ लें। 3 मॉडल्स स्टूडेंट्स नाम जान लें आप पहले कौन कौन से। पहला कौन सा है हमारा? कंजर्वेटिव। क्लियर? दूसरा कौन सा है स्टूडेंट्स? डिस्पर्सिव। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज द सेमी कंजर्वेटिव। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो कौन सा था? सेमी कंजर्वेटिव। सर आपने मुझसे सेमी कंजर्वेटिव ही हमसे क्यों डिस्कस किया? क्योंकि स्टूडेंट्स यही वर्किंग मॉडल है। ये दोनों मॉडल्स कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, ये दोनों ही मॉडल रिजेक्ट कर दिए गए। जो मॉडल एक्सेप्ट किया दुनिया ने वो कौन सा था? हमारा सेमी कंजर्वेटिव। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था इसको थ्योरेटिकली किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिचेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब समझते हैं कि ये कंजर्वेटिव क्या है, डिस्पर्सिव क्या है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है? डीएनए। ये अपना क्या है स्टूडेंट्स? डीएनए। अब इस डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन होना है। इस डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन होना है। इसके 3 तरीके हैं, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर? तो जो कंजर्वेटिव तरीका है, कौन सा तरीका है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव। अगर हम इस कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें कि कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में बताया गया कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इससे एज इट इज़ इस तरीके से नए डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जी हाँ, मतलब कि ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड ऐसे हूबहू बना रहेगा और इससे नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। ये स्टूडेंट्स क्यों फेल किया गया? बिकॉज दिस इज़ रिजेक्टेड। इसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? बिकॉज देयर इज़ नो बेस पेयरिंग। देयर इज़ नो बेस पेयरिंग किसके बीच में स्टूडेंट्स? बेस पेयरिंग नहीं थी। देयर इज़ नो बेस पेयरिंग बिटवीन पैरेंटल एंड न्यू स्ट्रैंड। ध्यान से समझें, यहाँ पर इनका कहना था कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इससे हूबहू 2 नए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। अब इनसे पूछा गया है कि कैसे बन जाएगा कंजर्वेटिव के केस में, तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू स्ट्रैंड विल फॉर्म। इन्होंने जस्ट कहा कि फोटोकॉपी मशीन की तरीके से जस्ट एज इट इज़ यहीं से इसकी नई कॉपी बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है चारगफ रूल कि एडेनिन की जगह पे थाइमिन आएगा, तो यहाँ पर चारगफ रूल कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहा था। दैट्स वाई ये कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्पर्सिव। सेकेंड वन इज़ द डिस्पर्सिव। अब बात करें हम कि डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और कैसे है। स्टूडेंट डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या किया गया? इन्होंने कहा कि सपोज़ ये जो हमारा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ये अपना क्या है? पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। इन्होंने कहा ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से जगह जगह से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा साइडेड से नया स्ट्रैंड बना रहा हूँ, आप समझ पाओगे। यहाँ पर नए डीएनए स्ट्रैंड्स इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? अगेन देयर इज़ नो बेस पेयरिंग।
इनका कहना था ये ओल्ड और पेरेंटल स्ट्रैंड, यहाँ पर देखें ये कैसा है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, पी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो मैंने थोड़ा सा डार्क से बनाया है, आपको शायद विजिबल हो, आप डिफरेंट पेन को यूज़ कर सकते हो अपनी कॉपी में। ये जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर देखें आप, एक ही स्ट्रैंड में पेरेंटल है और यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो इनका कहना था इसी तरीके से दोनों डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से देखें आप, जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो फिर से समझें, ये जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये जगह जगह से ब्रेक हो जाएंगे रैंडमली, और ब्रेक होने के बाद इनमें नए बेस पेयर्स ऐड हो जाएंगे। अगेन देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटरिटी, अगेन देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटरिटी। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ आपके समझने के लिए, क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा है, ये जो आपको मतलब लाइट थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, इट इज़ द पेरेंटल वन, और यहाँ पर एन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि डिस्पर्सिव में क्या था, जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो एज इट इज़ ब्रेक हो गया स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, और यहाँ पर इन बिटवीन द ओल्डर वन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स दिस डिस्पर्सिव विल आल्सो रिजेक्टेड। Why rejected? Because again the reason is same, there is no base pairing between parental and new strand। जी हाँ, यहाँ पर फिर से parental, P stands for the parental and this shaded portion is newly synthesized new DNA strand। There is no complementarity between the parental and newly synthesized DNA। So this hypothesis of dispersive and conservative are rejected। क्लियर। तो ये जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड थे इनको रिजेक्ट कर दिया गया। जिस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया गया वो हमारी कौन सी है स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव। जी हाँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने आपको सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव क्यों बताया था। यहाँ पर सिंपली वही लाइन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं सबसे पहले आपस में इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर। फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल देयर विल बी न्यूली फॉर्म्ड सिंथेसाइज्ड डीएनए विल बी अटैच्ड। ये जो इस तरीके से ये जो लाइंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इनका मतलब क्या है, ये कौन सा है स्टूडेंट्स, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये हमारे कौन से स्ट्रैंड्स हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड है स्टूडेंट्स, पेरेंटल, और ये हमारा कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। अगर इस पेरेंटल में एडेनिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थाइमिन, और अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोसिन। तो अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ वेल एक्सेप्टेड। जी हाँ, तो जो पूरी तरीके से दुनिया ने माना वो कौन सा मॉडल था, सेमी कंजर्वेटिव। इसे स्टूडेंट्स किसने दिया, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने, मेसेल्सन एंड स्टेहल। क्लियर। अब हम मेसेल्सन एंड स्टेहल के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, क्लियर। इसे स्टूडेंट्स इरेज कर लें। आपने सीखा यहाँ से कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल थे, कौन कौन से मॉडल थे स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड द सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या था, दोनों स्ट्रैंड्स दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंटल स्ट्रैंड्स हूबहू वैसे बने रहेंगे, नए स्ट्रैंड्स अपने आप सिंथेसाइज हो जाएंगे। डिस्पर्सिव में डीएनए आपस में ब्रेक हो जाएंगे और नए फॉर्म्स मतलब पेरेंटल डीएनए और नए सिंथेसाइज डीएनए दोनों एक ही स्ट्रैंड में पाए जाएंगे। बट सेमी कंजर्वेटिव में देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पेरेंटल एंड न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। कंसेप्ट क्लियर है आपके? जी। इसी बात को स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। किसने स्टूडेंट्स, मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। तो स्टूडेंट्स डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स आपने समझे। इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे दुनिया ने माना वो कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव। जी हाँ, कौन सा स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। स्टूडेंट इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, अभी अभी आप लोगों ने उनका नाम बताया था मुझे, कौन थे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट। जी हाँ, मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टेहल, मेसेल्सन एंड स्टेहल, मेसेल्सन एंड स्टेहल। स्टूडेंट ये जो
मिसेल्सन एंड स्टेहल हैं 1952 में ही वर्कड ऑन, मिसेल्सन एंड स्टेहल ने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? ही वर्कड ऑन इकोलाई, ही वर्कड ऑन इकोलाई। स्टूडेंट्स, इन्होंने किस चीज़ पे काम किया था? इकोलाई पर। आपको पता है इकोलाई कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जब इकोलाई पे काम किया इन्होंने, तो इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया? इकोलाई को ग्रो कराया। अब इकोलाई को ग्रो कराओगे तो कहाँ पे ग्रो कराओगे? कल्चर मीडियम में। जी हाँ, इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया कहाँ पर? कल्चर मीडियम में। आपको पता है स्टूडेंट्स कल्चर मीडियम क्या है? कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करने के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इकोलाई को ग्रो कराया किसने ग्रो कराया? मिसेल्सन एंड स्टेहल ने। मिसेल्सन एंड स्टेहल इकोलाई को कल्चर मीडियम में क्यों ग्रो करा रहे हैं? क्यों ग्रो करा रहे हैं? टू प्रूव कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होता है? सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने जब ग्रो कराया तो इस कल्चर मीडियम में उन्होंने क्या यूज़ किया? दे यूज़ इन्होंने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स? ही यूज्ड व्हाट? कोई बताएगा? इन्होंने हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स यूज़ किए। जी हाँ, क्या यूज़ किए स्टूडेंट्स? हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स। जी हाँ, ये जो 15 नाइट्रोजन है और ये 14 नाइट्रोजन, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जो मिसेल्सन एंड स्टेहल है, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का नहीं यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है स्टूडेंट्स? हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स आप लोग समझते हैं न्यूट्रॉन्स में डिफरेंसेस होंगे। आइसोटोप्स एंड N14 इज व्हाट? लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप्स। जी, लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं? ध्यान से समझें। इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया। कहाँ पर ग्रो कराया? कल्चर मीडियम में। उस कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या ऐड कर दिया था? 15 नाइट्रोजन एंड 14 नाइट्रोजन। क्लियर? किस फॉर्म में? NH4Cl के फॉर्म में। यहाँ पर 15 NH4Cl यूज़ की थी और साथ साथ में दूसरी जगह पर इन्होंने 14 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया था। स्टूडेंट, आपको फोकस कहाँ पर करना है? दिस नाइट्रोजन के 14 और 15 पार्ट पर। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर इन्होंने हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स यूज़ क्यों किए? वाई दे यूज़ हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स? जी हाँ, इन्होंने जो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स यूज़ किए वो क्यों यूज़ किए? क्योंकि आपको पता है कि ये जो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स हैं, इनको हम किसकी हेल्प से स्टूडेंट्स? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब सेपरेट करते हैं तो हम एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? डेंसिटी ग्रेडियंट। अब जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो हम डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं वो डेंसिटी ग्रेडियंट किसका होता है? सीजियम क्लोराइड का। किसका होता है ये डेंसिटी ग्रेडियंट स्टूडेंट? सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड का। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल हमने पढ़े। कौन कौन से? कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव। जो मॉडल दुनिया ने माना वो कौन सा था? सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर? तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिसेल्सन स्टेहल ने। थ्योरेटिकली किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। मिसेल्सन स्टेहल ने क्या किया ऐसा? इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया। किस में ग्रो कराया है? कल्चर मीडियम में। उस कल्चर मीडियम के अंदर इन्होंने क्या ऐड किया है? 15 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? यहाँ पर आपको फोकस किस पर करना है? 15N एंड द 14N। दीज आर द नाइट्रोजन आइसोटोप्स। स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने क्या यूज़ किया है? नाइट्रोजन आइसोटोप्स।
डोंट गेट कन्फ्यूज विद रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। इन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का यूज़ नहीं किया है, इन्होंने हैवी नाइट्रोजन्स आइसोटोप्स का यूज़ किया है। कौन कौन से? 15N जो कि हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स हैं, 14N जो कि लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप्स हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर इन्होंने ये जो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स यूज़ किए वो क्यों यूज़ किए? जस्ट ओनली बिकॉज फॉर दे कैन ईजिली सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। जी हाँ, क्योंकि ये अपनी डेंसिटी के बेस पे इनको सेपरेट किया जा सके। अब डेंसिटी के बेस पे हम सेपरेट किससे करते हैं? एक टेक्निक से। उस टेक्निक का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूज की मशीन्स आती हैं जिसमें आप तेज़ी से स्पिन कराते हो, तो स्पिन कराने के बाद जो हैवी मालिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, इंटरमीडिएट बीच में, और जो सबसे लाइटर हैं वो टॉप पर। इज़ इट क्लियर? तो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली आप अपनी NCERT पे क्लियरली फिगर आई थिंक 4.6 है, क्लियर, आप वहाँ पर इसे देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाउ द एक्सपेरिमेंट विल डन। तो यहाँ तक जो कुछ भी हमने सीखा है इससे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन वाज प्रूवन बाय। स्टूडेंट्स याद रखना, जो DNA का रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव, आपको कई बार यही क्वेश्चन मिल जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन को प्रूव किसने किया? तो आपको याद रखना है मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। किसने स्टूडेंट्स? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। अब यहाँ पर पूछा गया है इन विच DNA वाज मेड। जो DNA था वो किस चीज़ का बना था? आपको भी सिर्फ इतना मैंने बताया है कि इन्होंने 2 तरीके के नाइट्रोजनस आइसोटोप्स यूज़ किए थे। सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन से देखिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्या इन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15 यूज़ की थी? जी नहीं, अभी अभी आपने सीखा। क्या इन्होंने हैवी नाइट्रोजन यूज़ की थी? ये बात तो सच है, हैवी नाइट्रोजन तो यूज़ की थी, लेकिन क्या वो N14 थे? जी नहीं, वो N15 थे। सो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। हियर हैवी यूजिंग जो हैवी नाइट्रोजन यूज़ की थी वो कौन सी थी? 15NH4Cl। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हम आगे फिर भी रीड करेंगे। इट इज़ वॉट? रेडियो एक्टिव 14NH4Cl। जी नहीं, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का यूज़ इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। इन्होंने किसका यूज़ किया था? हैविंग 15NH4Cl। तो सो द करेक्ट आंसर इज हियर सी। आई होप सभी के कंसेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड हैं। हियर आंसर इज सी। हियर आंसर इज सी। कंसेप्ट क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, आपसे एम्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा पूछा जाएगा? क्लियर? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपसे पूछा जाए DNA रेप्लिकेशन किसने प्रूव किया, तो आप बता पाओगे मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। किन में? प्रोकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। सर आपको ये कैसे पता चला कि ये प्रोकैरियोट्स का मामला है? क्योंकि इन्होंने इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया है, और इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के केस में जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन है वो किसने किया है स्टूडेंट्स? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। यहाँ एक स्टूडेंट्स क्या है? बड़ा सा बट है। बट किस बात का है? ध्यान से समझ लीजिए, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आपसे पूछा जाता है इन यूकैरियोट्स। किन के लिए स्टूडेंट्स? यूकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन किसने प्रूव किया? कैन यू टेल एनीबडी? जी, वाटसन क्रिक ने। स्टूडेंट्स फिर से सुन लीजिए, वाटसन क्रिक ने थ्योरेटिकली दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। ये बात किसकी है? बैक्टीरिया की। वाटसन क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर भी दिया था। तो स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स में ध्यान से समझ लीजिए, इन यूकैरियोट्स एम्स का क्वेश्चन है ये। आपके NCERT में लास्ट में जब आप सेमी कंजर्वेटिव पढ़ने के बाद में पढ़ोगे तो लास्ट पैराग्राफ में दिया भी है, तो प्लीज़ NCERT जरूर रीड करें। किसने? एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन स्टूडेंट्स किसने दिया था? टेलर ने। एक्सेलेंट। किसने? टेलर एट ऑल ने। किसने दिया था स्टूडेंट्स? टेलर एट ऑल ने। क्लियर? अब किस पे इन्होंने काम किया था? एक प्लांट पर। उस प्लांट का क्या नाम है? विसिया फेबिया। क्या नाम है स्टूडेंट्स? विसिया फेबिया। क्लियर? इसे ब्रॉड बीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? ब्रॉड बीन। ये क्या है? एक प्लांट। तो ध्यान से समझें
यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का क्रेडिट किसे जाता है? अब भाई दुनिया को लगा कि ऐसा हो सकता है कि यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन का कोई और तरीका हो, तो इस कन्फ्यूज़न को किसने दूर किया? टेलर एट ऑल ने। टेलर एट ऑल का मतलब टेलर की पूरी टीम थी, ये कपड़े नहीं सिलते थे। टेलर इनका साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है। क्लियर? तो ये जो टेलर साहब हैं, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया है किसमें? यूकैरियोट्स में। मेसल्सन एंड स्टेहल ने इसी सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूव किया है किसमें स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया में, यानी कि इकोलाई में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में। कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? टेलर ने विसिया फेबिया में क्या यूज़ किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या यूज़ किया था स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव। टेलर ने क्या यूज़ किया था? क्या यूज़ किया था स्टूडेंट्स इन्होंने? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्लियर? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके की कुछ कंडीशन देखेंगे। क्लियर? इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन पर जनरली कैसे होते हैं? इन प्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन ना, जनरली हाइड्रोजन पर 1 देखते हो आप, यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको? 3। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स के केस में किसने बताया? टेलर एट ऑल ने। जिस प्लांट पे काम किया उस प्लांट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट प्लांट कौन सा है? विसिया फेबिया। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रॉड बीन। इसे ब्रॉड बीन के नाम से भी आप जानते हो। इन्होंने टेलर एट ऑल ने एक्सपेरिमेंट में क्या हैवी नाइट्रोजन यूज़ की थी? जी नहीं, इन्होंने क्या यूज़ किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्लियर? तो रेडियो एक्टिविटी के बिहाफ पर इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था। स्टूडेंट्स अपन इसे इरेज कर लें। अब ध्यान से समझिए, आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ और आप लोगों को PDF सेंड कर दी जाएंगी और आप NCERT से को रीड करके एक बार खुद से भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या कंडीशन थी? इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या ना, मेसल्सन स्टेहल ने, इन्होंने सबसे पहले इकोलाई को ग्रो कराया। किसमें ग्रो कराया स्टूडेंट्स? N15 में ना। तो ये जो स्ट्रैंड्स मिले वो कैसे थे? N15 कंटेनिंग स्ट्रैंड्स। क्लियर? अब इकोलाई को डिवाइड करने में, इकोलाई डिवाइड करती है किस डिवीज़न से? बाइनरी फिजन से। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डिवीज़न कैसा होगा? बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन होने में बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगता है? ये भी नीट में पूछा गया है। 20 मिनट्स। कितने मिनट्स स्टूडेंट्स? 20 मिनट्स। क्लियर? अब यहाँ पर जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो एक्चुअली इसको इन्होंने कहाँ पर, ये 15 नाइट्रोजन है। क्यों यहाँ पर 15 है? क्योंकि पहले इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया है किसमें? इकोलाई को सबसे पहली बार इन्होंने कहाँ पर ग्रो कराया? फर्स्ट टाइम इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया कहाँ पर स्टूडेंट्स? 15 NH4Cl। क्लियर? ये मीडियम है यहाँ पर, क्योंकि 15 नाइट्रोजन है, हैवी नाइट्रोजन है, तो मीडियम में जो चीज़ प्रेजेंट होगी वही तो बैक्टीरिया खाएगा। जो चीज़ खाएगा उसी का तो DNA बनाएगा। तो बैक्टीरिया ने कल्चर मीडियम से क्या लिया? N15 लिया और ये DNA N15 को कहाँ पर यूज़ किया? अपने DNA को बनाने में। तो इन्होंने जो DNA बना बैक्टीरिया का वो कैसा बना? N15। अब क्योंकि मेसल्सन स्टेहल प्रूफ करना चाहते कि समझना चाहते थे कि DNA रेप्लिकेशन क्या सेमी कंजर्वेटिव ही होता था, तो इन्होंने सेकेंड स्टेप पे क्या किया? यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप पे इन्होंने क्या किया? इकोलाई को फिर फर्दर ट्रांसफ़र कराया किस पर? 14 NH4Cl मीडियम पर। कहाँ पर स्टूडेंट्स? इकोलाई को ट्रांसफ़र किया कहाँ पर ट्रांसफ़र किया स्टूडेंट्स? ट्रांसफर्ड इन, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया स्टूडेंट्स? ट्रांसफर्ड इन व्हाट? प्लीज टेल मी। 14 NH4Cl। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ये समझना है, पहले इन्होंने कहाँ पर ग्रो कराया है? हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में। हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में कहाँ पर ग्रो कराया है? हैवी नाइट्रोजन मीडियम में। तो जब हैवी नाइट्रोजन मीडियम था 15N वाला, तो DNA कैसा था? N15 एंड N15। क्लियर है?
फिर जब इन्होंने इसे N14 में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव होगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। इस तरीके से ये डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स किसके हैं, N15 के। किसके हैं, N15 के। आप अपनी कॉपी में अलग कलर से इसे डिज़ाइन कर लीजिएगा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ। क्लियर। एनसीईआरटी देखिए, कंसेप्ट मुझसे समझ लीजिए। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है आपको डायग्राम एनसीईआरटी से ही बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट मेरे से समझ लो। तो यहाँ पर क्या होगा, N15 के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसे मैं साइडेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव डिफरेंट चॉक। क्यों, मेरे पास डिफरेंट चॉक नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, N14। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे फिर से, यहाँ पर भी जो नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ वो भी कैसा है, N14। आपने क्या सीखा यहाँ से, यहाँ से आपने ये सीखा कि ये जो मतलब नया स्ट्रैंड यहाँ पर बन पा रहा है, ध्यान से देखें, यहाँ पर नया स्ट्रैंड N14 क्यों बना, क्योंकि कल्चर मीडियम में हमने क्या ऐड कर रखा है, N14 नाइट्रोजन। क्यों ऐसा बन पाया, बिकॉज क्योंकि कल्चर मीडियम में हमने क्या ऐड किया है स्टूडेंट्स, N14। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बाइंड अप करते हैं, फिर से क्या होगा अगले स्टेप पे। अब यहाँ पर ये 20 मिनट्स हो चुके हैं, बैक्टीरिया फिर से 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे 40 मिनट्स। जी समझ पा रहे हो आप, 40 मिनट्स में क्या होगा, ये स्ट्रैंड्स फिर से आपस में सेपरेट होंगे। किस तरीके से, ध्यान से देखें, ये क्या है हमारा N15 और ये हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स स्ट्रैंड, N14। समझ पाएंगे आप लोग, N14। सिमिलरली यहाँ पर भी N15 और फिर उसके बाद ये हमारा N14। क्लियर, N15 N14। अब बात आती है कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 15 का होगा या 14 का। मैंने क्या किया है, ये जो स्ट्रैंड्स थे सब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। N14 वाला सेपरेट होके यहाँ आ गया, N15 का सेपरेट होके यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ पर N15 हियर एंड N14 इज हियर। क्लियर, ये N14 है, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये डॉट का मतलब डिज़ाइन नहीं है, डॉट से मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हुई है वो N14 की है। बात समझ में आ रही है सभी को, N14 एंड इट इज़ व्हाट, N15 के। भाई यहाँ पर देखिए ना, N15 दो सॉलिड लाइन थी, N15 की दो सॉलिड लाइन है, N14 दो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, दिख पा रही हैं, ये दो डॉटेड लाइन है। अब क्योंकि यहाँ पर भी मीडियम में अगेन थर्ड मीडियम में भी इन्होंने क्या यूज़ किया है, सेम थिंग N14 ही यूज़ किया है। समझ जाओगे आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है। तो यहाँ पर भी जो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, कुछ इस तरीके के N14 टाइप के। कैसे बनेंगे, N14 ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, N14 ये भी कैसे होंगे हमारे N14, समझ जाएंगे आप लोग। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर भी जो स्ट्रैंड बनेगा वो हमारा कैसा होगा, N14 कैसा होगा स्टूडेंट्स, N14। और यहाँ पर भी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा होगा हमारा N14। इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या सीखा सर हमने ये सीखा कि पहली बार जब हमने N15 मीडियम में ग्रो कराया था तो उस समय हमको स्ट्रैंड्स कैसे मिले थे, N15 के। अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूज करें ट्यूब में तो हमको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, अगर हम ट्यूब को अपनी इस तरीके से रखें सेंट्रीफ्यूज को, तो यहाँ पर N15 हैवी है तो हमें डीएनए कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, बॉटम पर मिलेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, N15। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हमें हैवी मिल रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पर हमें N15 और साथ साथ में N14 मिल रहे हैं, यानी कि हाइब्रिड मिल रहे हैं। तो ये हैवी से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर जब स्पिन करेंगे इन्हें तो कंपैरेटिवली सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। इट इज़ स्लाइटली व्हाट अपवर्ड टुवर्ड्स द बॉटम। यहाँ पर हैवी है तो हैवी से थोड़ा सा ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिड। क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर N15 और N14 दोनों
N15 एंड N14 दोनों हैं। लेकिन यहाँ पर 40 मिनट्स के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझें। तो यहाँ पर हमें कितने बैंड्स मिलेंगे, हमें यहाँ पर एक 2 बैंड्स मिलेंगे। कौन कौन से? हैवी का क्या कोई मिलेगा? जी नहीं। हमें कैसे मिलेंगे? हाइब्रिड के मिलेंगे। यहाँ पर हमें हाइब्रिड मिलेगा और इनसे ऊपर हमें क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइट। यानी कि N14, N15, N14। स्टूडेंट आई थिंक आपके कंसेप्ट्स रॉक सॉलिड हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से वीडियो को समझने के बाद NCERT को रीड करिए, आपको सारे पॉइंट्स वहाँ पर समझ में आएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में ख़ास बात क्या थी? सबसे पहले इकोलाई को ग्रो कराया कहाँ पर? N15NH4Cl मीडियम में, क्लियर, अमोनियम क्लोराइड में। तो यहाँ पर हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी। बैक्टीरिया कल्चर मीडियम से फूड लेगा, जो खाएगा उसी का तो DNA बनाएगा। तो उसने DNA किसका बनाया? N15 का। N15, अब भाई DNA N15 आया या N14 से साइंटिस्ट कैसे जानेंगे? इसे सेंट्रीफ्यूज करके। सेंट्रीफ्यूज किससे करेंगे? डेंसिटी ग्रेडियंट से। वो डेंसिटी ग्रेडियंट किसका बनाएंगे? सीजियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया और फिर सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्होंने देखा कि DNA का बैंड काफ़ी बॉटम में आया, सबसे नीचे आया, क्योंकि DNA कैसा था? N15 एंड N15। बात बराबर। फिर इसके बाद जब इकोलाई को इन्होंने ट्रांसफ़र किया किसमें? N14 मीडियम में। अब बैक्टीरिया को डिवाइड तो करना है भाई। बैक्टीरिया क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। जितने छोटे लोग हैं वो सिर्फ अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया के 2 ही काम हैं, तीसरा कोई काम नहीं, खाना और रिप्रोडक्शन करना, फूडिंग एंड रिप्रोडक्शन। इसने पूरी शिद्दत से अपना काम किया, काफ़ी तेज़ी से किया, 20 मिनट्स में ही कर डाला। क्लियर? तो जब 20 मिनट्स में इन्होंने N14 मीडियम में, अभी इसने खाया क्या है? N14। कहाँ से खाया? क्योंकि कल्चर मीडियम में मेसेल्सन स्टेहल ने N14 ऐड किया है। तो अब जो DNA नया वाला बनेगा वो कैसा होगा? N14 और N14, क्योंकि कल्चर मीडियम में N14 था, इसलिए जो खाओगे वही तो निकालोगे। तो जो खाया इन्होंने उसी से DNA को बनाया। कंसेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पर ये N14 बन पाए, तो यहाँ पर 15 और 14 है, तो ये क्या है? हैवी होंगे कि हाइब्रिड होंगे? हाइब्रिड होंगे। तो उसी को हमने 15 और N14 यहाँ पर बॉटम में होगा या बॉटम से थोड़ा ऊपर होगा? तो बॉटम से थोड़ा ऊपर होगा। देखें ये बॉटम पर है और ये क्या है? बॉटम से थोड़ा ऊपर है। ये N15 और N15 है, यानी कि ये हैवी का बैंड है, ये हैवी बैंड है, ठीक। और ये कैसा बैंड है हमारा? हाइब्रिड का बैंड है। कैसा बैंड है स्टूडेंट? हाइब्रिड का बैंड है। क्लियर? अब यहाँ पर अगली बार यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर फिर से दिखे, हर स्टेप पे क्या हो रहा है? पैरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, न्यूली फॉर्म सिंथेसाइज होते हैं। तो पैरेंटल यहाँ पर सेपरेट हो गए, ये लाइट वाला ऊपर चला गया, हैवी वाला इधर आ गया, नया स्ट्रैंड इसी पे सिंथेसाइज हो गया। क्योंकि मीडियम में क्या ऐड कर रखा है? फिर से इन्होंने यही N14 ही मीडियम में ऐड किया है। जब यही वाला N14 ऐड किया हुआ है इन्होंने मीडियम में, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया N14 ही बनाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 लाइट वाले N14 के मिल गए। क्लियर? N14 हल्का है, समझ पा रहे हैं? जब ये हल्का है तो ये ऊपर आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पर ये N14 का ऊपर आ गया। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बैंड बोलते हैं। क्लियर? इसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हैवी बैंड। क्या बोलते हैं? हैवी बैंड। आई थिंक आपके कंसेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए होंगे। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब बैक्टीरिया को 15NH4Cl में मत रखा गया तो बैंड्स कैसे मिले? ओनली हैवी। सिर्फ कैसे मिले हैं? हैवी बैंड मिले हैं। जब हमने बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया, ये बैक्टीरिया की स्टूडेंट कौन सी जनरेशन होगी? फर्स्ट जनरेशन। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट जनरेशन में बैक्टीरिया के बैंड्स कैसे आए? एक हैवी आया, एक लाइट आया, या कैसा आया? क्लियर? क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या हैवी बैंड है? जी नहीं, देयर इज़ अ 0 हैवी बैंड। यहाँ पर हाइब्रिड बैंड है, हैवी बैंड एक भी नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको कोई भी हैवी बैंड देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बैंड कैसे दिखेंगे? हाइब्रिड। क्या यहाँ पे लाइट बैंड देखने को मिल रहा है फर्स्ट जनरेशन में? देयर इज़ नो लाइट बैंड। तो स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ से। फिर आगे आप यहाँ पर देखें तो देयर इज़ एनी हैवी बैंड, you will observe there is no heavy band, there are
2 बैंड्स, देयर आर 2 बैंड्स। वो कौन कौन से 2 बैंड्स हैं स्टूडेंट? एक हैवी और दूसरा लाइट, हैवी हाइब्रिड बैंड एंड द लाइट बैंड। यहाँ पर 2 बैंड्स हैं। हाइब्रिड, ये हैवी नहीं है स्टूडेंट्स, ये 15 और 14 है, तो ये क्या होगा? हाइब्रिड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइब्रिड होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपके कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो चुके होंगे कि ये कैसा बैंड है? हाइब्रिड बैंड है, और ये कैसा है स्टूडेंट्स? लाइट बैंड। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, वो एज अ टॉनिक वर्क करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं प्लीज़ आप उन्हें सॉल्व करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक्स अ लॉट।